Hello everyone, welcome to this bright morning. So, today we are going to start with day 3. ठीक है, डे 3 में हमें क्या पढ़ना है? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. सो हमने केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस पढ़ के आपने 3 मार्क्स तो एटलीस्ट पक्के कर ही लिए हैं. ठीक है, अब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स अपने आप में एक लेंथी चैप्टर है एंड आई डोंट वांट कि इसको एक ही दिन में कंप्लीट करके मैं आपको ओवर बम्बार्ड कर दूँ इन्फॉर्मेशन से. तो आज हम पढ़ेंगे एसिड एंड बेसिस के बारे में. ठीक है, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्हें आज हम देखेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. यहाँ देखो, सबसे पहले हम चैप्टर एनालिसिस करते हैं कि चैप्टर में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं. तो अगर हम देखें 2018 में जो क्वेश्चन आया है पीएच स्केल के ऊपर आया हुआ है 3 मार्क्स का. ठीक है, और वहीं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्क्स एंड 3 मार्क्स बेसिकली ये चॉइस आई हुई है आपकी. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 2019 में. अगेन आप देखो कि एक क्वेश्चन आया हुआ है एसिड बेसिस के ऊपर 3 मार्क्स का, फिर क्वेश्चन आया पीएच के ऊपर 3 मार्क्स का, और सॉल्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है जो कि चॉइस में था. ठीक है, अगेन दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 9 मार्क्स का 2019 में आया हुआ है ये. और 2020 की बात करें तो अगेन 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है एसिड एंड बेसिस पर. उसके बाद 1 मार्क का जो क्वेश्चन आया हुआ है वो पीएच के ऊपर आया हुआ है एंड 3 मार्क्स का सॉल्ट्स के ऊपर आया हुआ है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी स्कोरिंग चैप्टर ऑल्सो, राइट. तो पहला देखते हैं कि एसिड्स और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. तो एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर आप वाटर में डिजोल्व करो, ठीक है, सो इट विल गिव यू H+ आयंस. ठीक है, देयर विल बी मोर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस. ओके, दैट विल बी एसिड. ठीक है, अब जो एसिड्स होते हैं वो आपके 2 तरीके के होते हैं. एक होता है वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ठीक है, तो जो एसिड्स हम लोग बेसिकली खाते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि हम ऑरेंजेस कंज्यूम करते हैं, हम लेमन कंज्यूम करते हैं, उनमें क्या होते हैं? उनमें सिट्रिक एसिड होते हैं. ठीक है, अगर हम बात करते हैं एप्पल्स में मैलिक एसिड होता है. बात करते हैं कर्ड की, उसमें लैक्टिक एसिड होता है. तो जो एसिड्स हम कंज्यूम कर सकते हैं वो आते हैं वीक एसिड्स की कैटेगराइजेशन के अंदर. ठीक है, पर कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मिनरल एसिड्स, जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनको हम नहीं कंज्यूम कर सकते. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. नाइट्रिक एसिड अगेन स्ट्रॉन्ग एसिड. सो ये सब जो एसिड्स हैं ये कैसे हैं? दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. सो व्हाट कैन वी से? वी कैन से एसिड्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर हम वाटर में डिजोल्व करें, मतलब इट शुड बी एक्वस मीडियम, सो इट विल गिव यू H+ आयन कंसंट्रेशन, तो ज़्यादा होगी आपके सॉल्यूशन में. ठीक है, सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी एसिड्स आर द सब्सटेंस विच डिजोल्व इन एक्वस सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू गिव हाइड्रोजन आयन्स, राइट. अब चेक करते हैं कि अगर सपोज हमने HCl को वाटर में डिजोल्व किया तो क्या होगा. ठीक है, सो HCl को वाटर में डिजोल्व किया, सो इट विल गिव अस H+ आयन्स. ठीक है, और वो क्या देगा आपको? Cl- आयन. अब जो ये H+ आयन है ये किससे कंबाइन करेगा? इट विल कंबाइन विद वाटर इन ऑर्डर टू गिव व्हाट? इन ऑर्डर टू गिव हाइड्रोनियम आयन H3O+. ठीक है, सो बेसिकली आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, HCl + वाटर गिव्स यू हाइड्रोनियम आयन अलॉन्ग विद क्लोरीन आयन. ओके, सिमिलरली अब हम बात करते हैं एसिटिक एसिड के बारे में, तो विच इज CH3COOH. ठीक है, इसको अगर मैं वाटर में डालती हूँ तो क्या होगा? सो इट विल ब्रेक डाउन इनटू CH3COO-. ठीक है, ये वाला अनायन बनता है और H+ वाला हमारा कटायन मिलता है हम लोगों को. ठीक है, अब जो ये है ये आपका वीक एसिड है. ये वीक एसिड क्यों है? क्योंकि जितने भी यहाँ पे हाइड्रोजन थे वो H+ आयन्स में ब्रेक डाउन नहीं करते. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि सपोज आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl है. ठीक है, और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ आपके पास एसिटिक एसिड है. तो अगर 10 के 10 मॉलिक्यूल्स आपके ब्रेक डाउन करते हैं आयन्स में, तो अगर आपके 10 के 10 जो आपके HCl के मॉलिक्यूल्स हैं वो डिजोल्व करते हैं और आपको 10 H+ आयन्स देते हैं, इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है. पर अगर मैं ये 10 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड को वाटर में डालूंगी, सो ऐसा नहीं होगा कि कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, ये इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होगा. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि 10 में से सिर्फ
7 ही मॉलिक्यूल्स हों जो डिसोसिएट कर रही हो H प्लस आयन्स में और बाकी नहीं कर रहे हों, ठीक है। सो वीक एसिड में क्या होता है, वी हैव इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, ओके। और अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की तो उनमें क्या होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। तो पहली प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी एसिड्स होते हैं दे आर सावर इन टेस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सार का मतलब क्या है कि वो खट्टे होते हैं, ठीक है। अब ये हमने कैसे पता लगाया, अगर आप देखो लेमन या ऑरेंजेस ये सब कैसे होते हैं, दे आर सावर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। अब ऐसा मत करना कि तुम HCl H2SO4 को टेस्ट करने लग जाओ और वो टेस्ट करके बोलो, बिकॉज यू कैन नॉट टेस्ट देम, इट्स नॉट ऑल एसिड्स कैन बी टेस्टेड। उसका अगर आपको पता लगाना है कि ये एसिडिक है या बेसिक है तो उसके लिए आपको pH का इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट। सो पहली बात है इट इज़ सावर इन टेस्ट। अब इसमें एक बात और बतानी है मुझे कि जिस सॉल्यूशन में जितने ज़्यादा H प्लस आयन्स होंगे वो उतना ही ज़्यादा सावर होगा, ठीक है। तो द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स टेल्स यू द सावरनेस ऑफ एन एसिड, ओके। नेक्स्ट इज एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था एक एब्रीविएशन ABR, ठीक है। ये निमोनिक है कुछ याद करने के लिए, दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। तो अगर एसिड के अंदर आप ब्लू कलर की स्ट्रिप डालें, ठीक है, ब्लू कलर की pH स्ट्रिप डालें और अगर वो चेंज हो रही है रेड कलर में, इट मीन्स कि जो आपका गिवन सॉल्यूशन था वो एसिड था, ठीक है। सो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। नेक्स्ट, एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी एसिड्स होते हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसा क्यों है, देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आपको मूवमेंट ऑफ आयन्स चाहिए, ठीक है। अब एसिड्स में हमें पता है कि एसिड्स को अगर आप वाटर में डालते हो तो वो डिसोसिएट करते हैं आयन्स में, तो आपके पास बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव आयन्स होते हैं और वो मूव करते हैं अगर आप बैटरी लगाते हो साथ में, ठीक है। तो इस वजह से जितने भी एसिड्स होते हैं वो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ऑब्वियसली दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो वीक एसिड्स होते हैं दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है कि जितने भी एसिड्स होते हैं उनका नेचर कैसे होता है, करोसिव। तो अगर कोई एसिड मेटल के कांटेक्ट में आता है बहुत देर तक तो उसको करोड कर देता है, या एसिड किसी क्लॉथ के ऊपर गिर गया सपोज गलती से तो वो क्लॉथ बर्न हो जाता है। तो जितने भी एसिड्स होते हैं दे आर करोसिव इन नेचर, एंड दैट इज़ वाई आपने देखा होगा लेबॉर्ट्रीज में जितने भी आपके एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं, उनको आप कहाँ रखते हो, उनको आप ग्लास बॉटल्स में रखते हो या फिर सिरेमिक बॉटल्स में रखते हो, बिकॉज इस तरीके से स्टोर करना सेफ रहता है क्योंकि फिर वो अटैक नहीं करता है उनको, ठीक है। सो जितने भी आपके एसिड्स होते हैं दे आर करोसिव इन नेचर। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं दैट एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, देन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो दे आर करोसिव इन नेचर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है हाइड्रोनियम आयन के ऊपर, ठीक है। H प्लस आयन्स तो हमने पढ़ ही लिए थे कि भाई जब भी आप एसिड को वाटर में डालोगे तो वो H प्लस आयन्स में ब्रेक करेगा। अब ये हाइड्रोनियम कैसे आया, ठीक है। सो H प्लस बेसिकली अपने आप में एक स्टेबल आयन नहीं है, वो बहुत जल्दी वाटर से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, H3O प्लस आयन, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो जब भी H प्लस आयन वाटर से रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, इट विल मेक हाइड्रोनियम आयन, ओके। सो फॉर दिस वी कैन से कि जो H प्लस आयन है वो ज़्यादा देर तक वाटर में H प्लस के फॉर्म में नहीं रह सकता, तो वो जल्दी से वाटर से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, वो कंबाइन करने के बाद क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द हाइड्रोनियम आयन इज़। हाइड्रोनियम आयन में आपके 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो इसके ऊपर भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज हाइड्रोनियम आयन, या फिर वाई H प्लस कंबाइंस विद वाटर इन ऑर्डर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि दैट नॉट ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन शोज एसिडिक बिहेवियर। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है, एक्टिविटी में भी मैंशनड है कि ज़रूरी नहीं है कि जिनमें भी हाइड्रोजन होगा तो वो कंपाउंड आपको H प्लस आयन्स देंगे ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, ठीक है। बात करते हैं ग्लूकोज की। ग्लूकोज का फॉर्मूला कितना होता है, C6H12O6, ठीक है।
इसमें कितने आपके हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है, ठीक है। पर अगर आप इसको वाटर में डिजोल्व करोगे और आप कोशिश करोगे कि भाई आप या बल्ब ग्लो करना चाहिए, इट शुड एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। ग्लूकोज वाटर डजंट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि जो C6H12O6 है वो आयंस में टूटते ही नहीं हैं, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से देखिए कि सपोज आपके पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रोड्स हैं इस तरीके से, और इसको आपने एक बैटरी से जोड़ रखा है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आपने बल्ब लगा रखा है चेक करने के लिए कि बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। और यहाँ पे एक स्विच है जो कि अभी ओपन है, और फिर इसको आपने अगेन कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अभी मैंने यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे जब मैंने देखा कि मैंने HCl का सॉल्यूशन लिया, तो HCl मुझे पता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में H+ आयन्स लिबरेट करता है और क्लोराइड आयन लिबरेट करता है। और जब मैंने स्विच ऑन करा तो देखा कि जो ये बल्ब है ये ग्लो कर गया। क्यों? क्योंकि H+ और Cl- आयन्स की मूवमेंट हुई तो ये बल्ब ग्लो करेगा, राइट। H+ आयन्स कहाँ जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, और Cl- आयन कहाँ जाएगा? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास। तो इस तरीके से मूवमेंट ऑफ आयन्स है, देयर विल बी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाउएवर अब जब मैंने इसको HCl ना लेकर अब मैंने क्या करा, ग्लूकोज ले लिया। ग्लूकोज मतलब C6H12O6 ले लिया। तो मैंने और जब स्विच ऑन किया तो देखा कि बल्ब तो ग्लो ही नहीं कर रहा। क्यों? बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ आयन्स नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है जिन कंपाउंड्स में H हो या हाइड्रोजन के एटम्स हो तो वो डिसोसिएट करेंगे इन ऑर्डर टू फॉर्म H+ आयन्स। इसमें एक तो ग्लूकोज का एग्जाम्पल है और एक अल्कोहल का एग्जाम्पल भी है, C2H5OH। अगर इसको भी, जो कि हम बोलेंगे इथेनॉल, इसको भी अगर आप एज एन इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हो और कोशिश करते हो कि इससे बल्ब ग्लो करे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सो नॉट ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन शोज एसिडिक बिहेवियर। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको चेक करना है कि गिवन जो सब्सटेंस है वो एसिड है या नहीं है, तो वो सब्सटेंस आपका एक्वस मीडियम में होना चाहिए, वो एक्वस फॉर्म में होना ही चाहिए, तभी आप ये कंफर्म कर सकते हो जो गिवन जो सब्सटेंस है वो एसिड है या नहीं। ठीक है, उसके लिए एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट है। हमने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर हमने NaCl और कंसनट्रेटेड H2SO4 का सॉल्यूशन डाला। अब जब हमने ये सॉल्यूशन डाला, ठीक है, तो उसमें से गैस लिबरेट हुई, वो लिबरेट हुई HCl गैस। अब जो HCl गैस है तो वो तो लिक्विड फॉर्म में है नहीं, वो एक्वस फॉर्म में है नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ, जब हम उसके पास पेपर लेकर आए, ब्रॉट अ ड्राई लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, तो हमने देखा कि कलर चेंज ही नहीं हुआ। HCl तो हमें पता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर भी कलर चेंज नहीं हुआ, ऐसा क्यों? ठीक है, फिर हमने क्या करा, एक काम करते हैं, जो अभी ये ब्लू लिटमस पेपर है उसको पानी में डिप करके फिर पास में लेकर आते हैं HCl गैस के पास। तो जब पास में लेकर आए HCl गैस के पास तो देखा कि अब द कलर इज चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड, और हमें पता है कि एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, इसका मतलब है कि HCl तो एक एसिड थी पर उसने अपने बिहेवियर को शो नहीं किया इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। ठीक है, तो जितने भी एसिड्स हैं अगर आपको उनका बिहेवियर चेक करना है, सो फॉर दैट दे हैव टू बी इन एक्वस मीडियम, बिकॉज तभी उसमें से H+ आयंस लिबरेट होते हैं और pH पेपर तभी उसको चेक कर पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, इनमें आपने क्या करा, सॉल्यूशन डाला कौन सा, NaCl प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, इसमें भी आपने डाला NaCl और कंसनट्रेटेड H2SO4। फिर इसके पास जब ये रिएक्शन हो गई, इसमें से गैस लिबरेट हुई, वो गैस कौन सी थी, HCl गैस, और इसके पास आप क्या लेकर आए, ब्लू लिटमस पेपर। तो इनिशियली ये ड्राई थी तो ब्लू ही रहा। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन कलर। बाद में जब आपने क्या करा, इसके पास आप मॉइस्ट लेकर आए, मॉइस्ट लिटमस पेपर लेकर आए ब्लू कलर का, तो क्या हुआ, द कलर इज चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड। कुछ इस तरीके से इसका कलर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, नाउ लेट अस जंप टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज डाइल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब क्या है, जब वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है किसी सॉल्यूशन में तो हम वो बोलते हैं कि वो सॉल्यूशन डायलेटेड हो चुका है। ठीक है,
सो डाइल्यूशन का मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स सब ज़्यादा होते हैं किसी सब्सटेंस में, ठीक है। अब हमेशा इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कंसनट्रेटेड ही एसिड इस्तेमाल करो। कंसनट्रेटेड में क्या होता है, आपके वाटर का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा मिनिमल होता है, ठीक है। बट आपने देखा है कि कभी कभी हम एक्सपेरिमेंट्स में डाइल्यूट एसिड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो हमें एसिड्स को डाइल्यूट बनाना पड़ता है क्योंकि नेचर से जो हमें मिल रहा है, मिनरल एसिड्स मिल रहे हैं, वो सब कॉन्सेंट्रेटेड है। हमें डाइल्यूट करना है, तो हम डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि बीकर में आप एसिड ले लो और उसके अंदर आप वाटर पोर करो, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप बीकर में वाटर लो और उसके अंदर फिर आप उसको एसिड को डालो, ठीक है। अब हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा सेफ है और डुएबल है। तो अगर मैंने ऐसे किया कि ये बीकर लिया और इसमें एसिड है, सपोज कंसनट्रेटेड H2SO4 वाला बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, और मैं इसमें वाटर डाल रही हूँ, यहाँ से मैं वाटर को पोर कर रही हूँ, तो क्या होगा, जैसे ही वाटर एसिड के कांटेक्ट में आएगा इतनी ज़्यादा हीट लिबरेट होगी कि हो सकता है वो आपके फेस पे स्प्लैश करके आपको बर्न भी कर सके, है ना। तो वो इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि दिस इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रिएक्शन है जो कि आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो वाइसा वर्सा क्या ऑप्शन है कि आप एक काम करो, बीकर में वाटर रखो, ठीक है। यहाँ पे आपने वाटर रखा और आप धीरे धीरे करके एसिड पोर करो एंड साइमल्टेनियसली यू कीप ऑन स्टरिंग। आप स्टरिंग करते रहो। उससे क्या होगा, जो भी हल्की हल्की गैस लिबरेट होगी, जो भी हल्की हल्की हीट एनर्जी लिबरेट होगी, वो वाटर के कांटेक्ट में आके थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको बीकर में वाटर लेना है और उसमें आपको हल्का हल्का बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आपको एसिड ड्रॉप करते चले जाना है और उसको स्टर करते जाना है, जिससे कि जो हीट एनर्जी हो वो दोबारा वाटर अब्जॉर्ब कर ले। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है डाइल्यूशन के ऊपर, ठीक है। नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑन दिस एसिड्स, डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयरएज रेन वाटर डज। ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर मैं बात करती हूँ डिस्टिल्ड वाटर के बारे में, तो उसके अंदर कोई डिसॉल्व आयनिक कंपाउंड नहीं होता। डिस्टिल्ड मतलब जो वो आप आरओ का पानी पीते हो उसमें आप सब कुछ जो इम्प्योरिटीज़ है सब कुछ हटा देते हो, राइट। तो उसके अंदर कोई भी डिसॉल्व आयनिक कंपाउंड नहीं होता है। पर अगर मैं बात करती हूँ रेन वाटर की, तो जो क्लाउड से रेन वाटर आ रहा है उसमें क्या होता है, वो किसके कांटेक्ट में आता है, डिफरेंट गैसेस हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है हमारे एनवायरनमेंट में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। तो जो रेन वाटर है इन गैसेस से कंबाइन करता है। अगर वो कंबाइन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से तो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड विच इज H2CO3। अगर वो कंबाइन करेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस से तो वो क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड HNO3। और अगर वो कंबाइन करेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस से तो वो क्या बनाएगा, H2SO4, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप ये देखो, ये सब कैसे हैं, ये सब एसिड्स हैं, ठीक है। तो ये एसिड्स है, इसका मतलब क्या है, अगर वाटर में एसिड है so it will behave as an electrolyte. That is why rain water can conduct electricity because it has free ions in it, whereas distilled water does not contain any ionic compound and that is why it cannot conduct electricity. तो यहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो एसिड से रिलेटेड थे यहाँ पे फिनिश हो गए। नेक्स्ट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इसमें हम देखेंगे कि एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, एसिड अगर मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, अगर एसिड किसी बेस से रिएक्ट करे, ठीक है, तो क्या होगा। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप ध्यान से समझिएगा इसको। तो पहला है कि अगर किसी एसिड को किसी मेटल से रिएक्ट किया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक सॉल्ट और साथ में लिबरेट होगी हाइड्रोजन गैस। इस बात का ध्यान रखना, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी क्योंकि, और इससे ये बता रहा है कि एसिड के अंदर H आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। दैट इज वाई हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, ठीक है। वाटर नहीं बनेगा, H2 बनेगा। सो फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं जिंक की, जिंक एक मेटल है, इसको अगर मैं रिएक्ट करती हूँ H2SO4 से तो क्या होगा, इट इज़ अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Zn क्या करेगा, H को यहाँ से हटाएगा और इसे कंबाइन करेगा SO4 से, इट विल बी ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड, ठीक है।
अब हम कैसे पता लगाएंगे कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है? तो जब भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, उसके पास अगर आप बर्निंग कैंडल लेकर आओ तो जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स होते हैं वो बर्स्ट करते हैं विद पॉपअप साउंड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो गैस रिलीज होकर आई है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि जिंक वो रिएक्ट कर रहा है HCl से, ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें बनेगा जिंक क्लोराइड ZnCl2 अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस सेम। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 लगा दिया, तो नाउ इट इज़ बैलेंस्ड। अब ये क्वेश्चन आता है कि सारी एसिड्स रिएक्ट करते हैं क्या मेटल से इन ऑर्डर टू गिव हाइड्रोजन गैस? तो इसका आंसर है नहीं, ठीक है। नाइट्रिक एसिड भी है HNO3 जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, पर जब आप उसको मेटल से रिएक्ट करते हो तो H2 नहीं बनता है, H2O बनता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या करता है? सबको बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज कर देता है ऑक्सीजन देके। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जब कोई मेटल रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड से, वैसे ही नाइट्रिक एसिड उसको O दे देता है और वो हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो आपका नाइट्रिक एसिड है वो आपको H2 नहीं देता है, H2O देता है, ठीक है। सो नॉट ऑल एसिड्स गिव हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टिंग विद मेटल, ठीक है। इसमें मुझे आपको एक बात और बतानी थी कि एक क्वेश्चन आता है कि हम जो मेटल के कंटेनर्स में हम क्यों नहीं रखते हैं कर्ड या कोई खट्टी चीज़ें क्यों नहीं रखते हैं? वो इसका मतलब यही है क्योंकि अगर आप रखोगे तो क्या होगा? अब अगर सपोज आपने कर्ड को रखा किसी मेटल सब्सटेंस में, तो कर्ड में क्या है? लैक्टिक एसिड है। तो वो क्या करेगा? मेटल से रिएक्ट करता रहेगा और करने के बाद सॉल्ट बनाएगा। उसमें पॉइजनस मेटल कंपाउंड होता है जिसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई यू डू नॉट कीप कर्ड और अदर फूड स्टफ्स इन मेटल कंटेनर्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, अगर एसिड रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट से। इसमें देखिए कि कभी भी अगर कार्बोनेट आपके रिएक्टेंट साइड में है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो जब भी एसिड किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करता है इट फॉर्म सॉल्ट along with the formation of carbon dioxide gas, और क्या फॉर्म होता है? वाटर, ठीक है। So when acid reacts with metal carbonate, salt is formed along with the liberation of carbon dioxide gas and water. एग्जाम्पल देख लेते हैं। से सपोज आपके पास एसिड है HCl और इसको आप रिएक्ट कर रहे हो मेटल कार्बोनेट से विच इज़ Na2CO3, ठीक है। तो क्या होगा? सिंपली क्या होगा? Na तो कंबाइन करेगा Cl से और क्या बनाएगा? NaCl। तो NaCl सॉल्ट बन गया। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी और यहाँ पे क्या होगा? वाटर बनेगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 पुटअप कर लेती हूँ। दिस इज 2Na कार्बन यहाँ पे सिंगल है, कार्बन सिंगल है, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे इसको 2 करना पड़ेगा। तो अब क्लोरीन भी हो गया और हाइड्रोजन, ये सब बैलेंस हो गए। सो वी हैव ऑब्टेन्ड द बैलेंस्ड इक्वेशन नाउ, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि मेटल कार्बोनेट नहीं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो तो क्या होगा? तो अगर एसिड रिएक्ट करता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, या फिर हम बोल सकते हैं बाइकार्बोनेट, तो क्या होगा? अगेन आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा, ओके। सो अगेन HCl हमारा एसिड है, मेटल बाइकार्बोनेट है NaHCO3, ठीक है। हमने क्या करा है? यहाँ पे H लगा दिया मिडल में, दैट इज वाई इट इज बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट। साथ में सॉल्ट क्या कौन सा आया हमारा? NaCl, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है सेम और H2O। अब चेक करते हैं सब बैलेंस है? हाँ, सब बैलेंस है, ओके। अब इसी का एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि अगर हमें चेक करना हो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हुई है तो हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसका होता है लाइम वाटर टेस्ट, ठीक है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पास एक लाइम वाटर ले आओ और अगर वो लाइम वाटर मिल्की हो जाए, तो मतलब मिल्की कलर का हो जाए, वाइटिश कलर का हो जाए, तो इसका मतलब है कि जो गैस आपने पास करी थी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, ठीक है। तो ये आपकी कुछ टेस्ट ट्यूब है। तो यहाँ से हमने HCl एसिड डाला, ड्रॉप किया और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले से ही एक मेटल कार्बोनेट था विच इज़ Na2CO3, ठीक है। अब क्या हुआ? जो ये गैस निकल के आई उसको हमने यहाँ से निकाल के कलेक्ट कर लिया, जिसके अंदर एक और अनदर टेस्ट ट्यूब में जिसके अंदर था स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम मतलब CaOH2,
ठीक है। तो बेसिकली क्या करा हमने, एक टेस्ट ट्यूब ली जिसके अंदर हमने एक मेटल कार्बोनेट रखा और ऊपर से हमने HCl डाला। जब ये रिएक्शन होगा तो यहाँ से कौन सी गैस लिबरेट होगी, हमें पता है CO2 गैस लिबरेट होगी। और जो ये CO2 गैस जब CaOH2 से रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये रिएक्शन हमने पहले भी देखी थी केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस में। अब जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, दैट इज़ वाई जो आपका ये लाइम वाटर है, स्लेक्ट लाइम है, इट टर्न्स मिल्की, वो वाइट कलर का हो जाता है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हम पास करे जा रहे हैं, मतलब हमें पता है कि जो स्लेक्ट लाइम है वो मिल्की हो चुका है, स्टिल हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करे जा रहे हैं। तो अब क्या होगा, तो ये स्लेक्ट लाइम है, ये तो कन्वर्ट हो गया कैल्शियम कार्बोनेट में। तो अब जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है वो रिएक्ट करेगा किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कि हम एक्सेसिव पास कर रहे हैं। सो व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच वी आर पासिंग, इट फॉर्म्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, विच इज कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सो ये रिएक्शन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वाले रिएक्शन से तो आपका लाइम वाटर टेस्ट हो रहा है, यू हैव टू चेक वेदर द गैस विच इज लिबरेटेड वो कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है। और सेकेंड जो रिएक्शन है वो एग्जाम में बहुत बार आई हुई है। इसी तरीके से CaCO3 + CO2 आपको क्या देता है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, वो प्रॉपर्टी ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड डजंट सपोर्ट्स कंबशन। ठीक है, अगर कोई चीज़ बर्न कर रही हो और उस पर अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दो तो क्या होगा, वो चीज़ उसकी जो बर्निंग है वो ख़त्म हो जाएगी। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नेवर सपोर्ट्स कंबशन। ये आपका MCQ में भी आ सकता है और असर्शन एंड रीजंस पे भी आ सकता है ये वाला पॉइंट, इसलिए मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ इस पॉइंट को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड्स रिएक्ट्स विद बेस। तो ये हमने पहले ही पढ़ा है, एसिड और बेस सब रिएक्ट करता है। सपोज HCl इज रिएक्टिंग विद NaOH। ठीक है, NaOH बेस है और HCl एक एसिड है, तो क्या होता है, ये कैसी रिएक्शन है, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो H किससे कंबाइन करेगा, OH से, और Na किससे कंबाइन करेगा, Cl से। सो इट विल फॉर्म NaCl अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, अब NaCl कैसा है, इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट, और वाटर भी हमें पता है न्यूट्रल है। ठीक है, तो whenever acid and base reacts with each other, they form salt and water. ठीक है, and that is why it is called a neutralization reaction, क्योंकि जो सॉल्ट आपका बन के आ रहा है वो आपका न्यूट्रल है अगर एसिड और बेस दोनों की स्ट्रेंथ सेम है। इस बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो अभी आप ये समझो कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। ओके, तो ये आपकी फोर्थ रिएक्शन थी। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो ये है कि अगर मेटल ऑक्साइड हो और वो रिएक्ट कर रहा हो एसिड से तो क्या होगा। ठीक है, तो देखो मेटल, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक। तो बेस अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो अगेन सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होना ही है। ठीक है, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर एक मेटल है, उसका ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड कैसा होगा, इट विल बी बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है किसी एसिड से जो कि सपोज HCl है, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर किससे कंबाइन करेगा, Cl से, और क्या बनाएगा, कॉपर क्लोराइड, और साथ में क्या लिबरेट होगी, वाटर लिबरेट होगी। ठीक है, इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। सो नाउ दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, सो व्हेनेवर एनी मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड अगेन salt and water is formed. So this was all about the chemical properties of acids. अब देखते हैं कि बेसिस कैसे होते हैं। तो बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर आप वाटर में डालते हो तो आपको हाई कंसेंट्रेशन ऑफ OH- आयंस मिलते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, बेसिस आर द सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन aqueous solution in order to give you hydroxide ions. राइट, अब जैसे हमने बात करी थी एसिड्स के बारे में, बेसिस में भी ऐसे ही है। कुछ बेस तो आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ बेस आपके वीक होते हैं। ठीक है, जैसे जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो जनरली क्लीनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और जो आपके वीक बेसिस होते हैं उनको हम कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो डाइजीन होता है जो उसमें होता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया,
तो जो भी ऐसे बेसिस होते हैं जो हम कंज्यूम कर सकते हैं वो जनरली वीक बेसिस होते हैं. सो बेसिस आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस. ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस कैसे हो गए आपके NaOH, KOH, ये सब कैसे हैं आपके स्ट्रॉन्ग बेस के. इनको अगर आपने वाटर में डाला तो ये क्या करते हैं Na+ और OH- आयंस में डिसोसिएट कर जाते हैं. ठीक है, और वीक बेस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है स्लेग्नाइन, CaOH2 जो कि हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2. ये सब आपके कैसे हैं वीक बेसिस हैं. इसमें एक और आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH. ये सब आपके वीक बेसिस हैं. ठीक है, अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस. ठीक है, तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है कि जितने भी बेस होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट. अब सबसे कॉमन एग्जाम्पल मैं बता दूं उसका, वो है बिटर गॉड. जो बिटर गॉड करेला जिसे हम कहते हैं वो एक बेस है और आप देखो कितना कड़वा होता है, राइट. तो जितने भी बेस होते हैं दे आर बिटर इन टेस्ट. नेक्स्ट, दे आर स्लिपरी इन टच. इनको अगर आप टच करोगे तो आपको लगेगा कि वो बहुत स्लिप कर रहे हैं. एग्जाम्पल है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये बहुत स्लिपरी होते हैं टच में, ये हमें सबको पता है. सो ऑल द बेसिस आर स्लिपरी इन टच. नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो बेसिस क्या करते हैं, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. ठीक है, BRB. सो बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. ठीक है, रेड लिटमस पेपर में अगर आप रेड लिटमस पेपर को अगर आप ड्रॉप करते हो किसी बेस में तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, सो दैट इज बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, BRB. ओके, अच्छा, जैसे एसिड्स भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, बेसिस आर ऑल्सो अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बेसिस ऑल्सो एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट. अगेन हमने देखा है अभी कि यहाँ पे अगर हम बेस को वाटर में डालें तो यहाँ पे आपके पास क्या होते हैं, आयंस होते हैं, फ्री आयंस मिलते हैं. और फ्री आयंस ही तो हमें चाहिए इन ऑर्डर टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो स्ट्रॉन्ग जो बेसिस होते हैं उसमें आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, दैट इज़ वाई वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. जो वीक बेस होते हैं उनमें आयंस की कंसंट्रेशन कम होती है एंड दैट इज़ वाई दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट. ओके, सेम जैसे एसिड्स होते हैं करोसिव, वैसे ही जितने भी बेसिस होते हैं वो भी कैसे होते हैं, करोसिव इन नेचर. देखो, अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, और जो मैं रिएक्शन लिखने वाली हूँ वो रिएक्शन माय गॉड थिंक कितनी बार एग्जाम में आई हुई है, मतलब बहुत ही बार एग्जाम में आई हुई है. आप उसको मिस बिल्कुल नहीं कर सकते हो. ठीक है, मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे करना है इस रिएक्शन को. सो अगर सपोज आपके पास कोई मेटल हो और वो किसी बेस से रिएक्ट कर रहा हो तो क्या होगा. सो पहले है मेटल इज रिएक्टिंग विद अ बेस. पहली बात तो सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं बेस से, कुछ ही मेटल्स रिएक्ट करते हैं बेस से जिनका एम्फोटेरिक बिहेवियर होता है. जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, इनके एम्फोटेरिक बिहेवियर होते हैं ना, मतलब इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड्स की तरह बिहेव भी करते हैं और बेसिस की तरह बिहेव भी करते हैं. तो ऐसे ही मेटल्स रिएक्ट कर पाते हैं बेस से इन ऑर्डर टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मेटल है जिंक और इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं एक बेस से जो कि है NaOH. तो हम ये बोल रहे हैं जिंक इज प्रेजेंट. अगर आप जिंक को रिएक्ट कराते हो NaOH से तो जिंक की एक आयनिक फॉर्म होती है ZnO2-2. इट इज़ प्रेजेंट एज जिंकेट अनायन. ठीक है, जो कि -2 के फॉर्म में होता है. तो जिंक इज प्रेजेंट एज जिंकेट अनायन. अब जो ये जिंकेट अनायन है ये रिएक्ट करता है किससे, सोडियम से. ये सोडियम से रिएक्ट करता है और यहाँ पे फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी और क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म सोडियम जिंकेट. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2ZnO2. अब बचा क्या आपके पास H, तो यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट है जिसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट. तो सारे के सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं बेस से, ओनली फ्यू मेटल्स रिएक्ट विद बेस इन ऑर्डर टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, जिसमें एक जिंक है और एल्यूमिनियम है. ठीक है, बेस अगर किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, अगेन इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो बेस रिएक्ट्स विद एसिड इन ऑर्डर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. सो कोई भी बेस ले लो, से सपोज NaOH
और वो रिएक्ट कर रहा है सपोज H2SO4 से, तो वो क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा। Na और SO4 जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, Na2SO4, और साथ में क्या होगा, वाटर रिलीज होगा। तो इसको बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे 2 लगाते हैं। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, यहाँ पे 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन 4 हो गया, 4 5 6 ऑक्सीजन 4 5 6, ठीक है। दैट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। सो व्हेन बेस रिएक्ट्स विद एसिड इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। अब इसी पे ही कॉन्सेप्ट है कि जब भी किसी को एसिडिटी होती है या उनकी बॉडी में HCl की कंटेंट ज़्यादा हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, दे मेक यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला कितना होता है, NaHCO3 विच इज सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। या फिर वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो जो आप ले रहे हो वो बेस है, तो वो एक्सेस ऑफ HCl से रिएक्ट करके आपकी जो बॉडी के अंदर एक्सेस एसिड बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, एंड दैट इज वाई वी मेक यूज ऑफ दीज एंटासिड्स इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड इन अ बॉडी। तो ये इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है एक्चुअली। अच्छा, बेसिस की रिएक्शन अगर आप किसी नॉन मेटल ऑक्साइड से करो, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन एक नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बनता है आपका, इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल एक हम बेस लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं CO2 से। तो क्या हमने ये रिएक्शन पहले देखी है, शायद देखी भी लग रही है ना, हाँ ये तो देखी भी लग रही है। हमने पढ़ा था लाइम वाटर टेस्ट, उसमें हम यही तो कर रहे थे, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करा रहे थे स्लेक लाइम से। ओ यस, ये तो लाइम वाटर टेस्ट वाली रिएक्शन है। तो क्या बन रहा था, उसमें बन रहा था CaCO3 और H2O। तो लो, ये तो हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये हमने पहले से पढ़ रखी है। सो व्हेनेवर एनी बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमने पढ़ा एसिड्स के बारे में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बेस के बारे में उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है, फिजिकल एंड केमिकल। आप लोगों ने क्या करना है, जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे ही आपको रिविजन करना है घर पे। आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, सारी रिएक्शंस याद करो, ठीक है। हम लोग कल मिलते हैं और कल इस चैप्टर को फिर हम ख़त्म करेंगे। हम pH के बारे में पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स के बारे में, सॉल्ट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स मीट टुमारो एट डे 4 एंड टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।